हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फार्मा पाठशाला। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द फार्मा पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू। इससे क्या है कि आपको आगे की जो भी नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था द टॉपिक क्रोनोफार्माकोलॉजी। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द यूनिट 5th। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होती है, रिदम क्या होती है, साइकिल्स क्या होते हैं एंड सर्कैडियन रिदम क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिदम होती हैं आपकी, उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये आपकी क्रोनोफार्माकोलॉजी का सेकंड पार्ट है जो आज मैं आपको डिस्कस करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी। व्हाट इज़ द क्रोनोफार्माकोलॉजी? सो द क्रोनोफार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द वेरिएशंस इन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द वेरियस ड्रग्स ओवर अ बायोलॉजिकल टाइमिंग एंड इंडोजीनियस पीरियोडिसिटीज़। सो द क्या होता है क्रोनोफार्माकोलॉजी, क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल टाइमिंग और हमारे इंडोजीनियस जो फैक्टर्स होते हैं, यानी लाइक हार्मोन्स जो होते हैं, वो किसी भी ड्रग के एक्शन को, किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी बायोलॉजिकल टाइमिंग होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, सर्कैडियन रिदम होती है, ये क्या करती हैं, किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं। आपको पता है कि हमारी जो सर्कैडियन रिदम है वो 24 आवर की रिदम होती है, ठीक है, 24 आवर की साइकिल होती है, जिसमें क्या है, स्लीप और अवेकनिंग आता है, यानी कि जो हम सोते हैं, जागते हैं, तो वो जो हमारी एक्टिविटी होती है वो क्या है कि हमारी ड्रग के एक्शन को बहुत अफेक्ट करती है। जैसे कि कुछ ड्रग्स होती हैं कि जिनको हमें रात में लेना चाहिए, कुछ डिजीज़ की ड्रग्स होती हैं जिन्हें हमें रात में लेना चाहिए, क्योंकि उनका क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है, रात में ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, और उनकी जो है टॉक्सिसिटी उस टाइम कम होती है। तो ये आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपकी सर्कैडियन रिदम है, ये सब क्या कर रही हैं कि ड्रग की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही हैं। सो स्टूडेंट, तो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको ये भी बताया था कि क्रोनोफार्माकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। तो आज हम उस ब्रांच में स्पेसिफिक एक ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिस्कस करती हूँ अभी यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द क्रोनोफार्माकोलॉजी। So student, there are the different branches of the chronopharmacology. First is the chronotherapeutics, second chronokinetics, third is the chronesthesia, fourth is the chronergy and fifth is the chronotoxicity. So आज का जो आपका टॉपिक है, this belongs to the chronotherapeutics. Okay, so what is the chronotherapeutics? क्रोनो का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से को रिलेट करता है, सर्कैडियन रिदम से को रिलेट करता है, एंड थेरेपेटिक्स इज़ द थेरेपी, यानी कि किसी भी पर्सन के बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, किसी भी पर्सन की बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो डेली, मंथली, सीजनल, ईयरली क्या होती है कि डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है, कि उसके रूटीन के ऊपर भी डिपेंड करती है, उस पर्सन के रूटीन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कभी क्या है कि हो सकता है उस टाइम कुछ टाइम के लिए वो पर्सन क्या हो, वर्किंग हो, तो उस समय उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, डिफरेंट रहेगी। कुछ टाइम क्या है कि वो लीव पर है तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस टाइम डिफरेंट रहेगी। तो क्या है कि हमें क्या करना है, क्रोनोथेरेपेटिक्स क्या होती है, क्रोनोथेरेपेटिक्स क्या है कि इसमें क्या बताया जाता है कि पेशेंट को हमें उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा वो मैक्सिमाइज होगा, और जो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट है, ठीक है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होगा, मिनिमाइज होगा। So, what is the chronotherapeutics? Chronotherapeutics refers to the treating a patient according a person's daily, monthly, seasonal और yearly biological clock, ठीक है, किसी भी पर्सन को उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रीट करना, ठीक है, उसको थेरेपी प्रोवाइड करना इज़ कॉल्ड द क्रोनोथेरेपेटिक्स। और क्रोनोथेरेपेटिक्स हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्रोनोफार्माकोलॉजी की ब्रांच हम क्यों लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं जिससे क्या हो कि हम किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्हेंस कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें, यानी कि उसकी जो इफ़ेक्ट है, जो उस ड्रग का इफ़ेक्ट है वो मैक्सिमम इफ़ेक्ट अपना शो कर सके, और जो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो वो मिनिमाइज हो सके। सो इसलिए ये ब्रांच आई, दैट इज़ द क्रोनोथेरेपेटिक्स दैट बिलोंग्स टू द क्रोनोफार्माकोलॉजी।
So what is the chronotherapeutics? Chronotherapeutics refers to treating a patient according to a person's daily, monthly, seasonal or yearly biological clock in order to maximize the health benefits and minimize the adverse effect. किसी भी पर्सन को उसके किसी भी पर्सन और किसी भी पेशेंट को उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रीट करना, इससे क्या होगा कि उस भी किसी भी ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो मैक्सिमाइज होगा और जो इसका एडवर्स इफेक्ट्स है वो मिनिमाइज होगा. So student, this is called the chronotherapeutics. Next point which are mentioned in your syllabus is the application of the biological clock or significance of the biological clock with the reference to the chronotherapeutics. यानी क्रोनोथेरेपी का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है. तो क्रोनोथेरेपी के डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं, डिफरेंट डिजीज़, यानी कि आपके मैक्सिमम जो डिजीज़ हैं वो क्या हैं, टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक से बिलोंग करके हम उसको अगर ट्रीट करते हैं तो क्या है कि वो इजीली ट्रीट हो सकती हैं. जो भी ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैक्सिमम हो सकता है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं अगर हम किसी भी पेशेंट को उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं तो, ठीक है. तो अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, द पॉइंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ क्रोनोथेरेपेटिक्स और एप्लीकेशन ऑफ द क्रोनोथेरेपी. So the chronotherapy can be used in the treatment of various diseases, that is the hypertension, bronchial asthma, peptic ulcer, myocardial infarction, arthritis, cerebrovascular accidents like the heart failure and hypercholesterolemia. स्टूडेंट्स, इससे भी ज़्यादा डिजीज़ हैं, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी डिजीज़ मेंशन करी हैं जिससे आपको क्या है कि एक बार समझने में आसानी हो जाए. एक ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द क्रोनोथेरेपी इन द वेरियस डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स एंड द हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया. इन सारी डिजीज़ों का ट्रीटमेंट क्या है क्रोनोथेरेपी के थ्रू किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी हाइपरटेंशन क्या है कि ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है दैट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मॉर्निंग सर्ज, ठीक है. जो आपको पता है कि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं सो के, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी बीपी राइज होने के चांसेस होते हैं. आपकी बीपी राइज होने के भी चांसेस होते हैं. जो सिस्टोलिक है दैट क्या है कि 3 mmHg/h के अकॉर्डिंग राइज हो सकती है और डायस्टोलिक क्या है ये भी 2 mmHg/h के अकॉर्डिंग राइज हो सकती है. तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको अगर हम उनके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग यानी उनकी जो स्लीपिंग और अवेकनिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको ट्रीटमेंट दें तो हम क्या है कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट गेन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी सारी डिजीज़ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि उनको हम क्रोनोथेरेपी के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीट कर सकते हैं. So student, in hypertension the systolic BP rises up to 3 mmHg/h for 4 to 6 hours after getting up, which is called as the post awakening, and the diastolic BP also rises up to the 2 mmHg/h. सो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट को क्या होता है कि जब वो उठता है मॉर्निंग में तो ठीक है उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या होता है 3 mmHg/h के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है. ये क्या है कि 4 से 6 घंटे तक क्या है उसके सो के उठने के बाद उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है 3 mmHg/h के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ठीक है. और जो है उसका डायस्टोलिक जो बीपी है वो भी क्या होता है उसका ऑल्सो राइजेज अप टू 2 mmHg/h, ठीक है. और डायस्टोलिक बीपी भी उसका 2 mmHg/h के अकॉर्डिंग क्या होता है बढ़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं पोस्ट अवेकनिंग कहते हैं. यानी कि जब जो भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है वो सो के उठेगा तो उसकी बीपी इतनी राइज हो सकती है, ठीक है. और क्या होता है कि जो बीपी एंड हार्ट रेट होती है वो क्या है कि मॉर्निंग टाइम में जब वो वॉक करता है सो के उठने के बाद, ठीक है, तो क्या है कि वो हाई होती जाती है, ठीक है. और जैसे जैसे आफ्टरनून आता है वो क्या होती है स्टार्ट हो जाती है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है
डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और रात आते आते यानी कि मिड नाइट तक क्या है कि वो क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। हाइपरटेंशन के पेशेंट के साथ ये होता है। तो अगर हमें ये पता है यानी कि उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि उसके सो कर उठना उसका, ठीक है, दोपहर तक, रात तक एंड मिड नाइट तक, ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक में जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसकी डिजीज़ में भी चेंजेस हो रहे हैं। लाइक कि मॉर्निंग में क्या है कि उसका बीपी हाई है, ठीक है, आफ्टरनून में थोड़ा डाउन है, ठीक है, एंड मिड नाइट में वो पूरी तरह से मिनिमाइज है बीपी। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग उसके हाइपरटेंशन की मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हाइपरटेंशन की मेडिसिन क्या है कि मोर बेनिफिशियल होगी अगर हम उसको क्रोनोथेरेपिटिक्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या है कि वो मोर बेनिफिशियल होगी और इससे क्या है कि उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होने के भी चांसेस कम होंगे। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट केस, दैट इज़ द हाइपरटेंशन। सो द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में क्या है कि जब हम इसमें हम बायोलॉजिकल क्लॉक से कैसे कोरिलेट करते हैं कि जब मॉर्निंग में क्या होता है कि कैटेकोलामीन्स और कॉर्टिसोल का लेवल क्या होता है, हाई होता है। ये जो आपके यही हैं जो आपके इंडोजिनस फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन की सर्कैडियन रिदम और उनकी साइकिल को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, जिनको जो क्या कर रहे हैं किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द इंडोजिनस फैक्टर लाइक कैटेकोलामीन्स, कॉर्टिसोल। तो स्टूडेंट ये क्या है कि मॉर्निंग में क्या होता है कि इनका लेवल हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि मॉर्निंग में प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वस्कुलर टोन भी क्या है, हाई होता है, क्योंकि ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये हार्मोन जो हैं इनका रिलीज़ क्या है, हाई है। इसलिए मॉर्निंग में क्या है प्लेटलेट एग्रीगेशन और वस्कुलर टोन भी हाई होता है। तो क्या है कि आपको क्या है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के केस में क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट अगर किसी भी पर्सन को अगर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग करना चाहिए। यानी कि मॉर्निंग में आपको पता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज होंगे, तो कुछ आपके जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की मेडिसिन हैं वो क्या है कि मे भी हो सकता है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे सुबह में खाने के लिए, ठीक है। इससे क्या है कि उस ड्रग का जो इफेक्ट होगा वो मैक्सिमाइज होगा और जो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा वो मिनिमाइज होगा। So the next disease is the peptic ulcer that we are going to discuss in the chronopharma therapeutics is the पेप्टिक अल्सर इज़ द डिज़ीज़ एंड आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर में हम कौन सी दवा देते हैं, लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप पेप्टिक अल्सर में हिस्टामिन एंटागोनिस्ट को क्या है यूजुअली क्या है कि नाइट में क्या है कि हम देते हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट उस टाइम क्या होता है, बेटर होता है, रिजल्ट हम बेटर ऑब्टेन कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर के केस में अगर हम हिस्टामिन एंटागोनिस्ट को नाइट में प्रेस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल क्लॉक। सो नेक्स्ट डिजीज़ इज़ द हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो ऐसा देखा गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल का इनटेक एंड द कोलेस्ट्रॉल की जो बायोसिंथेसिस होती है वो इवनिंग आवर में ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सर्कैडियन रिदम जो आपकी ड्रग दी जाती है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बॉडी में ज़्यादा होता है, ब्लड में ज़्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन, तो क्या है कि उस समय एक ड्रग दी जाती है दैट इज़ द HMB कोएंजाइम इनहिबिटर। तो क्या है कि जब सर्कैडियन रिदम की डिस्कवरी हो गई, जिससे ये पता चला कि सर्कैडियन रिदम क्या करती है कि किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो आपकी ड्रग दी जाती थी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को ट्रीट करने के लिए दैट इज़ द HMG कोएंजाइम इनहिबिटर, इसको क्या हुआ कि इसका इवनिंग डोज क्या है रिकमेंड किया जाने लगा, क्योंकि इवनिंग के टाइम क्या है कि बायोसिंथेसिस क्या होती है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग आवर। तो क्या है इसलिए कि इनकी जो डोजेज़ जो ड्रग की डोजेज़ हैं वो इवनिंग में प्रेस्क्राइब की जाने लगी। तो इससे क्या है कि जो आपकी ये ड्रग है HMG कोएंजाइम इनहिबिटर, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है इंक्रीज़ हो गई और एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका डिक्रीज़ हो गया। यानी कि जिस टाइम उनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के, उसके अकॉर्डिंग उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं तो क्या है कि ड्रग ज़्यादा बेनिफिशियल होगी।
सो स्टूडेंट ये था आपका सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का। एक आपकी डिजीज़ और भी है ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा का जो अटैक होता है वो रात में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, एज़ कम्पेयर टू आफ्टरनून। ये क्या है, रात में ज़्यादा अटैक होता है। तो जो इसमें ड्रग दी जाती है दैट इज़ अ थियोफाइलिन। क्या है कि ये आप इसको क्या है कि नाइट टाइम में अगर देते हैं तो ये क्या है अपना मैक्सिमम थेरेपेटिक लेवल अचीव करती है, ठीक है। अगर और इसकी क्या है उस टाइम इसकी टॉक्सिसिटी भी कम होती है। अगर आप इसको डे के टाइम दे रहे हैं, दिन के समय दे रहे हैं, तो क्या है कि वो अपना थेरेपेटिक लेवल मैक्सिमम अचीव नहीं करेगी और उसकी टॉक्सिसिटी होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे आज मैंने आपको डिस्कस किया दैट इज़ द क्रोनोथेरेपेटिक्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये क्रोनोफार्माकोलॉजी का टॉपिक था। क्रोनोफार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है क्रोनोथेरेपेटिक्स, और इसके मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन बताए, आप इसको डिफरेंट सिग्निफिकेंस बताए हैं, जो कि आपकी 5th यूनिट का ये टॉपिक है एंड ये लास्ट टॉपिक है आपकी 5th यूनिट का। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इससे रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। और एट द लास्ट आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।